अगर आप एक मैकबुक लेने की सोच रहे हो अपने कॉलेज के लिए, स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे सवाल ज़रूर आते होंगे कि यार कहीं मेरे पैसे बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर वगैरह सारे चल जाएंगे या नहीं चल जाएंगे, और कुछ खरीदना तो नहीं पड़ेगा, और डेवलपमेंट वगैरह अच्छे से हो जाएगी या नहीं हो जाएंगी। तो ऐसे ही कुछ सवाल मेरे भी दिमाग में आ रहे थे अपने फर्स्ट ईयर में, जब मैं मैकबुक एयर M1 लेने की सोच रहा था। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं एक इंट्रो के साथ। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आई एम कार्तिक मुदगल एंड आई एम करंटली अ थर्ड ईयर स्टूडेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और इस वीडियो में मैं आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से हूँ, तो कोडिंग और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें हैं उनके बारे में तो बताऊंगा ही, और सिविल और मैकेनिकल अगर आप कोर ब्रांचेस से हो तो भी चिंता मत करना, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। और यकीन मानना, यूट्यूब पे ऐसी आपको और कोई वीडियो नहीं मिलेगी। अब देखो, अगर आपका कॉलेज अभी स्टार्ट हुआ है, आप अपने फर्स्ट ईयर में हो, तो भी ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाली है। और अगर हम देखो बात करें आपके मैक्सिमम, अगर आप सराउंडिंग में देखोगे तो जितने भी बच्चे हैं, चाहे CS ब्रांच के हों, IT ब्रांच के हों, EC ब्रांच के हों या फिर किसी और ब्रांच के हों, मैक्सिमम लोग जो है वो कोडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे से एक लाइन में पूछो, तो अगर आप कोडिंग प्रोग्रामिंग के लिए इसको देख रहे हो ना, तो आपको 2 बार सोचने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल इसकी तरफ जा सकते हो, बड़े आराम से ले सकते हो। अब देखो दिक्कत क्या थी, जब ये लॉन्च हुआ था ना, तब जो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स थे वो M1 चिप के लिए ऑप्टिमाइज नहीं थे, इंटेल बेस्ड थे और रोजेटा के थ्रू इसके ऊपर चलते थे। पर अब क्या है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनके स्टेबल वर्जन्स M1 चिप के लिए नेटिवली अवेलेबल हैं और आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो। जितनी भी आपकी फेमस आईडीज हैं, एक्लिप्स आईडी, VS कोड, ये सब इस पे काफ़ी अच्छे तरीके से चलती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लिनक्स के साथ, लिनक्स प्रोग्रामिंग जो लोग करते हैं उसके लिए थोड़ी दिक्कत थी शुरू में, लेकिन अब आप UTM के थ्रू यहाँ पर लिनक्स इस पे इंस्टॉल कर सकते हो, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो और लिनक्स प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। अब देखो, मोस्टली चीज़ें यहाँ पे हम होमब्रू के थ्रू इंस्टॉल करते हैं, जैसे पाइथन वगैरह हो गया आपका। तो होमब्रू एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है कि आपके विंडोज़ में जो चीज़ें आसानी से इंस्टॉल हो जाती हैं, मैक में भी आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। पहले क्या करना होता है, होमब्रू आपको इंस्टॉल करना होता है और फिर आप जैसे कमांड विंडो में जाते हो ना विंडोज़ की, ऐसे यहाँ पे एक टर्मिनल होता है, टर्मिनल में जाके आपको कमांड्स लिखनी होती हैं, होमब्रू इंस्टॉल दिस। होमब्रू इंस्टॉल करने के बाद और चीज़ों को आप यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे होते हो, जैसे वेब डेवलपमेंट में एंगुलर हो गया आपका, Node.js हो गया, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐसी चीज़ों के लिए होमब्रू को यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ें ऑब्वियसली आपको थोड़ा लग रही होंगी कि पता नहीं क्या है, पर चिंता मत करना, आपको इन सब के ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे और गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो सारी चीज़ें बड़े आराम से मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया, CS IT कोडिंग वगैरह के लिए अगर आप देख रहे हो ना, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखो, वेब डेवलपमेंट जो है वो तो नॉर्मल लैपटॉप पे भी आराम से हो जाती है, इस पे भी आराम से हो जाएगी। इनफैक्ट एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी अगर आप करना चाहो तो बड़े आराम से इस पे कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा अच्छे लैपटॉप्स रिक्वायर्ड होते हैं। इवन अगर आप बाद में iOS डेवलपमेंट में स्विच करना चाहो, उसमें उसको भी सीखना चाहो, तो वो भी इसके मदद से आप सीख सकते हो, क्योंकि आपको एक मैकबुक उसमें रिक्वायर्ड होता है iOS डेवलपमेंट सीखने के लिए। अब यहाँ पर ये जो मेरे पास मॉडल है मैकबुक एयर M1 का, मेरे पास यहाँ पे 8GB रैम के साथ है। दिक्कत कोई आपको ऐसी सच आएगी नहीं, काफ़ी ज़्यादा मतलब रैम मैनेजमेंट इसका अच्छा है। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप ले ही रहे हो तो 16GB रैम वाला ही वर्जन इसका लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ आपको रहेगा और आप स्मूथली डेवलपमेंट अपनी इस पर कर पाओगे। अब वीडियो अगर आपको यहाँ तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और आप लाइक करोगे तो एंगेजमेंट बढ़ता है थोड़ा सा, और यूट्यूब जो है वो वीडियो को, जो एल्गोरिदम है वो ज़्यादा प्रमोट करता है, तो इसलिए लाइक ज़रूर कर देना। अब देखो, जब मैंने EC ब्रांच ली तो इसको लेने से पहले मेरे दिमाग में 2 बातें थी कि यार, एक तो मेरा वीडियो एडिटिंग का काम ना रुके बिल्कुल भी, दूसरा जो इतना भी कोडिंग प्रोग्रामिंग मैं करूँगा अपने 4 साल में, उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो इसी को सोच के मैंने ये लिया था, और 3 साल में मैंने एक चीज़ सीखी है। आपके जितने भी आसपास प्रोफेसर होंगे कॉलेज में, एक तो मैक्सिमम क्या, सारे के सारे विंडोज़ के लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे। आपके आसपास जितने बच्चे हैं वो भी सारे मैक्सिमम विंडोज़ के लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे। अब मेरे 120 बच्चों के डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 बच्चों के पास मैकबुक है, बाकी सब विंडोज़ ही यूज़ कर रहे हैं। तो उससे होता क्या है कि आप अगर पूछ रहे हो पास वाले से कि यार ये चीज़ कैसे करनी है, तो आराम से वो बता देता है, आपकी हेल्प हो जाती है। टीचर से पूछोगे वो भी बता देगा। पर अगर आपके पास मैकबुक है तो वो दिक्कत आती है, ना ही तो साथ के बच्चे, ना ही आपके प्रोफेसर कुछ भी बता पाते हैं। होता क्या है, आपको खुद वो चीज़ वहाँ पे देखनी होती है। वो जो पढ़ा रहे हैं वो विंडोज़ के हिसाब से पढ़ा रहे होते हैं, और आपको घर आके सारा कुछ जो है वो गूगल से सर्च करना होता है और यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के सारा अपना काम खुद से करना होता है। तो इस चीज़ के लिए आप पहले से ही रेडी रहना। अब देखो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग में तो किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, डेवलपमेंट में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो कुछ कोर सब्जेक्ट्स भी होंगे जिनको आप पढ़ोगे, और उसमें जो है जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर एक सब्जेक्ट है, उसमें जो सॉफ्टवेयर हैं कुछ, वो आपको जो मिलेंगे वो सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मिलेंगे। जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर एक सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे हमारा कील एक सॉफ्टवेयर था,
प्रोग्रामिंग के लिए और एक प्रोटियस सॉफ्टवेयर था पीसीबी डिज़ाइन के लिए। तो ये सब सिर्फ विंडोज़ के सॉफ्टवेयर थे, तो मैं इनको इंस्टॉल नहीं कर पाया था इनके ऊपर। और एक और हमारा सर्किट डिज़ाइनिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर था मल्टीसिम, वो भी सिर्फ विंडोज़ के लिए था, तो मैक ओएस पे वो नहीं मिला मेरे को। तो इसमें क्या होता है ऐसे केस में कि या तो आपको ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ते हैं। थैंकफुली मल्टीसिम के लिए मुझे एक एमुलेटर मिल गया था ऑनलाइन, उनका ही मतलब ऑनलाइन मल्टीसिम एमुलेटर ऐसे मिल गया था, तो उस पर मेरा काम हो गया। पर प्रोटियस और हील के लिए मैंने क्या किया कि अपने जो दोस्त थे उनकी हेल्प ली जब प्रोजेक्ट्स वगैरह का टाइम आया कि यार अपना जरा लैपटॉप दे ये करना है। और मोस्ट केसेस में हम लैब पे डिपेंडेंट थे कि लैब में मैं चला गया और वहाँ पे मैंने काम कर लिया। तो ऐसा ही कुछ कुछ आपको करना पड़ेगा। पर बहुत सारे ऐसे भी सॉफ्टवेयर थे जो इस पर अच्छे चलते थे, जैसे कि मैटलैब हो गया, स्काईलैब हो गया, तो ये काफ़ी अच्छे चलते थे। आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर्स मैं इस पर अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। ये एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। पर यहाँ पे मेरे केस में ये जितना भी कोर का जो था मामला, ये सिर्फ 5% था। 95% मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। वीडियो एडिटिंग का काम मेरा अच्छे से हो जाता था, और इनफैक्ट कॉलेज में लेके जाता हूँ तो मुझे सोचना नहीं पड़ता एक भी बार कि यार कॉलेज लेके जा रहा हूँ, बैटरी बैकअप इसका इतना बढ़िया है, लेके चला गया 2-2 दिन तक चार्ज नहीं करता। तो ऐसे केस है, तो मैं मतलब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इसको लेने का, आराम से मेरा काम हो जाता है। अब देखो, अगर हम सिविल और मैकेनिकल ब्रांच की बात करें तो यहाँ पे मैंने अपने काफ़ी दोस्तों से बात की, उनसे पूछा कि भाई कौन कौन से सॉफ्टवेयर तुम्हारे काम में आते हैं। तो सबसे जो मुझे पता लगा कि ऑटोकैड जो एक सॉफ्टवेयर है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है, और M1 चिप के लिए मैक ओएस के लिए नेटिवली अवेलेबल है। इसके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो प्राइमवेरा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर है डिज़ाइनिंग के लिए, तो ये सब जो है ये सिर्फ विंडोज़ के लिए अवेलेबल है। मैकेनिकल की बात करें तो एक सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर है, वो जो है वो आपका सिर्फ विंडोज़ के लिए अवेलेबल है। और मैंने जितनी बात करी, मैक्सिमम जितने सॉफ्टवेयर्स हैं सब के सब जो हैं विंडोज़ के लिए ही अवेलेबल हैं, मैक ओएस के लिए अवेलेबल है ही नहीं। अब यहाँ पे पहले क्या होता था कि हम मैकबुक में आपको ऑप्शन मिलता था बूट कैम्प का, जिसकी मदद से आप विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते थे और विंडोज़ के सॉफ्टवेयर आप उसमें चला लेते थे। दूसरा जो तरीका था वो पैरेलल्स था, पहले वो फ्री था, अब इसका जो प्राइस है वो $100 हो गया है पर ईयर। $100 मतलब कि 8,500 8,200 के आसपास मान लो पर ईयर, इतना इसका प्राइस हो चुका है। तो यहाँ पे जो ये विंडोज़ की वर्चुअल मशीन वाला जो ये ऑप्शन था ये उतना सही रहा नहीं। और दिक्कत वाली बात ये भी है कि अगर आप चलाना भी चाहोगे किसी और तरीके से तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन यही है कि मैकबुक को भूल जाओ और विंडोज़ का एक अच्छा लैपटॉप ले लो ग्राफिक कार्ड के साथ, आपका 3D मॉडलिंग हो गई, डिज़ाइनिंग हो गई, बड़े आराम से आपके सारे काम करके देगा वो भी। और दूसरी बात ये भी है कि आप बिगिनर हो, चीज़ों को सीख रहे हो, तो सारी चीज़ों में आपको कुछ दिक्कत ना आए, बार बार देखना ना पड़े कि यार इसका ये ऑल्टरनेटिव क्या है, ये क्या कौन सा सॉफ्टवेयर करूँ इंस्टॉल, ये तो आपको दिक्कत ना आए सीखने में। तो इसके लिए आप विंडोज़ के साथ जाओगे तो वो एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 साल में यहाँ पर मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर इस पर खरीदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार सॉफ्टवेयर पेड तो नहीं है, कुछ खरीदना तो नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक भी सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा। जितने भी कोडिंग प्रोग्रामिंग के लिए सॉफ्टवेयर हैं सारे के सारे फ्री होते हैं, और भी सारे फ्री होते हैं। और अगर फ्री नहीं भी होते तो आपको कॉलेज एक आपकी मेल आईडी प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट मेल आईडी प्रोवाइड करता है, उसकी मदद से आपको मैटलैब वगैरह ऐसे जो सॉफ्टवेयर हैं ये फ्रीली मिल जाते हैं, इनका लाइसेंस मिल जाता है। दूसरी बात, अगर आप ऑफिस MS ऑफिस वगैरह की बात करो तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट की आपको अगर स्टूडेंट आईडी दी हुई है कॉलेज ने, वो डालोगे तो ये भी आप सारे फ्रीली यूज़ कर सकते हो इसके ऊपर। तो ये जो आपकी स्टूडेंट मेल आईडी होती है काफ़ी काम की होती है, और आपको आपके कॉलेज से अगर नहीं मिली है तो आप उनसे मांग भी सकते हो। अब अगर आपका थोड़ा कम टेक्निकल कोर्स है, नॉन टेक्निकल कोर्स है, या फिर इंजीनियरिंग से अलग कोई कोर्स है, तो भी आप इसको ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत ऐसी नहीं आने वाली। अब जैसे आपका UI UX डिज़ाइनिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें इस पर काफ़ी अच्छे से हो जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल इसको ले सकते हो अगर अपनी स्टडी के साथ इन सारी चीज़ों को भी करना चाहते हो। अब देखो, इस वीडियो का जो सोल पर्पस था वो ये था कि आप अपने लिए सोच पाओ कि आपको मैक लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इसके लिए अब आपको क्या करना है, ये वीडियो तो आपने देख ही ली होगी ढंग से, ये आपको सोचने में हेल्प करेगी। दूसरी बात, अपना कॉलेज का करिकुलम उठाओ, उसके अंदर देखो कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, उनकी कंपैटिबिलिटी चेक करनी होगी आपको कि मैक ओएस के साथ ये कंपैटिबल हैं, अवेलेबल हैं उसके लिए या नहीं है। फिर आप डिसाइड करो कि आपको लेना है या नहीं लेना है। अपने सीनियर से भी आप बात कर सकते हो कि यार कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आप चला रहे हो, उनसे पूछो और एक लिस्ट बना लो। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा अगर आप इनसे अलग जो मैंने कोर्सेज इस वीडियो में बताए उनसे अलग किसी और इंजीनियरिंग की ब्रांच में हो तो। और अपने लिए आपको खुद भी देखना होगा, क्योंकि हर कॉलेज में जो है वो अलग सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं, पर इन जनरल जो आइडिया है वो यही है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया ये एज अ सजेशन है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप मैकबुक लो या फिर ना लो, आप ही का डिसीजन है। पर हाँ, ये इतना ज़रूर है कि आपको हेल्प करेगी डिसीजन लेने में।
दूसरी बात ये भी है कि विंडोज़ में बहुत अच्छे अच्छे लैपटॉप्स हैं। मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी एसोस वीवोबुक प्रो 15 के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से लिए ओरिएंटेड लैपटॉप है, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। तो ऐसे लैपटॉप्स आप ले सकते हो। प्लस काफ़ी अच्छे अच्छे अल्ट्रा बुक्स हैं मार्केट में, वो भी आप ले सकते हो, बेस्ट लैपटॉप्स, उनके ऊपर भी मैं वीडियोज़ बनाऊंगा इसके बाद। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और भी वीडियोस आपके काफ़ी काम की रहेंगी, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूं। तो जितने भी मैं प्रोडक्ट्स खरीदता हूं वो सारे थोड़े स्टूडेंट माइंडसेट से ही खरीदता हूं, जो कि मैं वीडियो में शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो आप वीडियोस को देखना, आपके कोई ना कोई काम की वीडियो जरूर होगी। और उम्मीद करता हूं ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लस अगर आपका कोई और क्वेश्चन रह गया तो कमेंट्स में पूछ लेना, वहाँ पे मैं आंसर कर दूंगा। कुछ डिस्कस करना चाहते हो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, और कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बना दूं, अवेलेबल नहीं है कुछ यूट्यूब पे, तो वो भी डाल देना, मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।